रीट वर्सेस रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, दोनों में क्या फ़र्क है। एक तरफ आप अपना पैसा रीट में लगा रहे हैं, मान लीजिए कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो आप रीट में लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और फिर उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा रहे हैं और रेंटल इनकम ले रहे हैं। दोनों में से क्या आपके लिए ज़्यादा अच्छा है और किसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट में कवर करूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है, वो है कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल है, बड़ा बिजनेस ऑफिसेज वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, इस तरह के इन्वेस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं। तो अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जब तक उतना इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक आपको वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। रीट्स में क्या है, रीट्स जो है वो यूनिट्स में जो है आपको दिया जाता है, तो आपको रीट्स में इन्वेस्ट करना है। रीट्स में भी आपका जो पैसा है वो रियल एस्टेट में ही लग रहा है और बड़े बड़े ऑफिस में लग रहा है। इंडिया में 4 रीट्स हैं, एक एम्बेसी है, एक माइंडस्पेस है, एक नेक्सस है और एक ब्रुकफील्ड है। ये 4 इंडिया में रीट्स हैं और इनकी जो है वो हमारे NSE और BSE में ये लिस्टेड है। इनमें आपको खरीदना हो तो 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, इस रेंज में इनका प्राइस चलता है। आप चाहें तो एक एक यूनिट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, चाहें तो इनमें आप SIP के थ्रू आप पैसा डाल सकते हैं। तो यहाँ आप जो है वो बहुत कम पैसे में आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 200, 300, 500 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लाखों रुपए लगते हैं। ये है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट। पैसा दोनों रियल एस्टेट में ही लग रहा है, ये ध्यान रखिए। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है कॉस्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यानी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको पहले तो बहुत टाइम डालना पड़ता है, आपको प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ती है, आपका बहुत टाइम लगता है। फिर आपने प्रॉपर्टी जो है डिसाइड कर ली, बीच में एक एजेंट है, 1%, 2% वो एजेंट उस प्रॉपर्टी का खाएगा। फिर आपने फाइनलाइज कर लिया, अब आप उसका रजिस्ट्रेशन करने गए तो आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो लगभग 8 से 10% जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है वो आपको एडिशनल एक्सपेंसेस में चला जाता है गवर्नमेंट को। लेकिन वहीं अगर आप ये पैसा रीट्स में डालते हैं तो आपका जो एंट्री और एग्जिट कॉस्ट जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें 0.1% STT जो बाइंग के समय और 0.1% सेलिंग के समय। तो मोटा मोटा आप ये मान लें कि टोटल 0.25% जो है वो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है एक एंट्री और एग्जिट करने में, जबकि यहाँ पे 10 से 15% का एंट्री में भी और एग्जिट में भी आपका हो सकता है, क्योंकि एग्जिट के टाइम पे भी आपको एजेंट ढूंढना पड़ेगा, उसको कमीशन देना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट जो है वो रियल एस्टेट में बहुत महंगा है, 10-12% तक जा सकता है। यहाँ पे आप 0.15% में एंटर हो जाएंगे, 0.15% में आप निकल जाएंगे। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी मतलब आपने एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ऑफिस आपने ले लिया, अब अगर आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, वो किसी भी चीज के लिए पड़ सकती है, तो अगर आप इसे बेचने जाएंगे तो आपको बहुत लंबा समय लगता है। आपको सारे एजेंट्स को जो है वो सबको आपको बताना पड़ता है, उनकी फीस, और फिर वो एजेंट हो सकता है बेचने में 10 दिन ले, महीना ले, 2 महीना ले, और कई बार ऐसा होता है कि हमको जरूरत इतनी ज़्यादा होती है कि हमको वो कम रेट में भी बेचना पड़ता है। तो ये होती है लिक्विडिटी, कि जब आपको पैसा चाहिए तो आप एकदम पैसा नहीं निकाल सकते, उसको निकलने में समय लगेगा, महीनों लग सकते हैं, और हो सकता है कि जो आपको राइट प्राइस है वो भी ना मिले। इसके अगेंस्ट हम रीट्स में बात करें तो यहाँ पे चाहे आपका जैसे 50 लाख यहाँ लगाया है, वैसे 50 लाख आपने रीट्स में लगाया है, तो वहाँ लिक्विडिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये NSE में लिस्टेड है और आजकल बहुत लोग इनमें ट्रेडिंग करते हैं, बहुत लोग इनको खरीदते हैं, बेचते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको ये बेचना है तो आप आज का आज बेच सकते हैं, कल आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और इसमें जो मैंने बताया कि कॉस्ट वही मतलब 0.15% के आसपास मोटा मोटा, उससे कम ही रहता है। यहाँ पे आपको एजेंट की फीस देनी पड़ेगी और जल्दबाजी में बेचना है तो आपको रेट भी ना मिले। ये होता है लिक्विडिटी, यानी कैश कितनी जल्दी आपके पास आ सकता है। यहाँ आपका आज बेचा, कल कैश आपके हाथ में। यहाँ आप एजेंट को ही ढूंढते में महीने लग जाएंगे, हो सकता है कि 1 हफ्ते में बिक जाए, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने भी लग जाए, और बिके तो भी आपको राइट रेट ना मिले। तो ये लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे जैसे मतलब मैं अभी जो है वो कुछ साल पहले मैंने अपने रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट जो है वो बंद कर दिए हैं, अब धीरे धीरे उनको मैं लिक्विड फॉर्म में मूव कर रहा हूँ रीट्स में। तो उससे क्या बेनिफिट है कि अगर मुझे कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी है, बच्चे ने पढ़ाई करने बाहर जाना है, बच्चों की शादी है, कुछ भी चीज़ है,
तो आप इमीडिएटली जो है वो उसको जो है लिक्विडेट करके और पैसा ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है और आप ये क्विकली कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है रेंटल यील्ड और डिविडेंड। तो लोगों को शायद ये लगता हो कि हमने रेंटल प्रॉपर्टी में जो है इन्वेस्ट किया है तो यहाँ से रेंटल आएगा, यहाँ पता नहीं क्या आएगा, कैसा आएगा। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपने रेंटल प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया है तो आपको वो रेंट आता है। अगर आपने हाउसिंग प्रॉपर्टी खरीदी है तो इंडिया में जो रेंटल यील्ड है वो लगभग 3 से 4% आपको मिलती है। अगर आपने ऑफिस खरीदा है तो नॉर्मली 4 से 5% आपको रेंटल यील्ड मिलती है। लेकिन अगर आपने कोई बहुत प्रीमियम बड़ा ऑफिस खरीद लिया है करोड़ों रुपए वाला, तब आपकी यील्ड जो है वो 7% के आसपास जाती है। रीट्स में जो है, रीट्स में भी पैसा आपको जो आ रहा है आपके यूनिट होल्डर को घूम के, वो रेंट से ही आ रहा है। लेकिन ये सारे बड़े बड़े प्रीमियम ऑफिसेज हैं जहाँ पे आपको 7% के आसपास का रेगुलर रिटर्न आपको मिल जाता है, जो कि उसमें से भी जो है वो कुछ इंटरेस्ट की फॉर्म में मिलता है और ज़्यादातर जो है डिविडेंड वगैरह की फॉर्म में मिलता है। तो वो आपको यहाँ पे 7% के आसपास यील्ड मिल जाती है। रियल एस्टेट में अगर आपके होम प्रॉपर्टी है तो 3 से 4% में रह जाता है, कमर्शियल है तो 4 से 5% के बीच में चला जाता है। लेकिन बहुत प्रीमियम अगर आप ले पाए, बड़े इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो फिर वो आपको 7% के आसपास की रेंज में आप पहुंचते हैं। आपकी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है उसमें मैनेजमेंट और एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको करने पड़ते हैं। इसमें कुछ भी आपका प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस है, आपकी सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल पे करना है, जो कॉरपोरेशन का म्युनिसिपैलिटी का टैक्स भरना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी है। और अगर एक पर्सन ने छोड़ दिया तो दूसरा जो है वो रेंट के लिए ढूंढना, कुछ महीने खाली रह सकता है। इसी की बजाय अगर आप रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, सालों सालों तक के एग्रीमेंट होते हैं और जब एग्रीमेंट ख़त्म होने वाले होते हैं तो उससे महीनों पहले उस पर काम शुरू हो जाता है टीम का। तो नॉर्मली जो है वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें से एवरेज आप देखेंगे तो 85 से 90% प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा ऑक्यूपाई रहती है। तो आपको ऐसा नहीं कि कभी आपका मतलब रेंटल इनकम एकदम ही ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मान लो कोविड आ गया, अभी कोविड आ गया तो जो है वो उस पर्सन ने आपकी प्रॉपर्टी छोड़ दी, कोई नया आपको पर्सन मिल नहीं रहा तो आपका रेंटल ज़ीरो हो गया। जबकि रीट्स में जो है इतने लंबे एग्रीमेंट होते हैं कि आपका जो है वो इस तरह के एकदम रेंटल ज़ीरो होना नहीं होता है। नॉर्मली 85 से 90% प्रॉपर्टी हमेशा जो है वो रेंट पर चढ़ी रहती है और आपको क्वार्टरली उनकी इनकम आती रहती है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो टैक्सेशन हमें पता है कि हमारे रियल एस्टेट में जो हम रेंट पे प्रॉपर्टी देते हैं उसमें टैक्सेबल हमारे लिए फेवरेबल होता है। कैसे फेवरेबल होता है कि जितना रेंट हमको मिल रहा है उसका 30% जो है वो टैक्स फ्री होता है। 30% हमारी रेंटल इनकम का जो रेंट होता है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन उसमें से म्युनिसिपैलिटी का जो है वो चार्जेस कट जाता है। और अगर आपने उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए कुछ भी मेंटेनेंस किया है, कुछ पेंटिंग करवाई है, कुछ प्लम्बिंग का काम कराया है, तो वो सारे आपको एक्सपेंस नहीं मिलते हैं, वो उसी में से कटते हैं। तो वो 30% आपको दिखता है, लेकिन नॉर्मली मतलब इफेक्टिवली वो कम हो गया, क्योंकि आपको वो प्रॉपर्टी मेंटेन करने में खर्चा भी करना पड़ रहा है। पर मान लो खर्चा ज़ीरो किया तो भी 30% आपके लिए जो है टैक्स फ्री है और 70% पे आपको आपका फुल टैक्स भरना है डिपेंडिंग ऑन योर स्लैब। यहाँ पे हम बात करें रियल एस्टेट ट्रस्ट में, तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट आता है उसमें कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, कुछ एसपीवी का रीपेमेंट होता है, कुछ डिविडेंड होता है। तो इसमें आप मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए, मतलब ये 4 हेड्स में पैसा आता है और ये एक्चुअल कैलकुलेशन आपके सीए को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बट मोटा मोटा आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको 80 से 85% आपको जो पैसा मिल रहा है क्वार्टरली, जो रेंट की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में, 80 से 85% वो टैक्स फ्री है। आपको जो है सिर्फ एक जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह है उन पे टैक्स देना होता है और उसमें भी वो टीडीएस कट के आपके पास आता है। तो टैक्स के हिसाब से भी रीट्स मेरा मानना है कि ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है। आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी कम, मतलब टैक्स एफिशिएंट है लेकिन थोड़ी कम है। एक और जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल गेन। आपने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी, 5 साल बाद बेची, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, राइट? 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वैसे यहाँ पे भी 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म लगेगा, 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म लगेगा रीट्स में भी। तो ये पीरियड दोनों के लिए सेम है, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। रीट्स में आप एसटीटी देकर जो है, जो मैंने आपको बताया ना कि 0.1% एंट्री के टाइम पे आप टैक्स देते हैं एसटीटी, 0.1% आप एग्जिट के टाइम पे एसटीटी देते हैं। तो वो एसटीटी आप दे रहे हैं और इंडिया रूल के हिसाब से अगर आपने किसी भी चीज़ की सेल पे एसटीटी दिया है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो सिर्फ 10% लगता है।
जबकि यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो स्टैंडर्ड आपके जो रेट्स हैं, अगर आप इंडेक्स का बेनिफिट लेते हैं तो आपको 20% देना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से भी रीट्स जो है वो मोर बेनिफिशियल हैं, क्योंकि इसमें आपने एसटीटी भरा है और यहाँ आप वो 10% स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी भरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वो बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को देख के जो है वो मेरा मानना है कि रीट्स इज़ मच बेटर इन्वेस्टमेंट देन इन्वेस्टिंग योरसेल्फ इन ए रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। थैंक यू।